तो आइए पुनः एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री बाय आशुतोष राणा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम यह जाने थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो स्टोरी थी वो एक लीड रोल में थी, लेकिन हमें अब यह भी समझना है कि आखिर ये कार्बन और हाइड्रोजन लीड रोल में है कैसे। हम पिछले वीडियो में बोले थे कि जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये लीड रोल में कैसे होता है। आप इतना समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उनके कंपाउंड ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के नींव पर ही टिका हुआ है। बोले तो वैसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों अगर होगा तो ही वह ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में आएगी, अन्यथा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं आएगी। आइए हम विस्तार से कुछ बातें और बोर्ड पर देखते हैं कि हम और क्या सब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से संबंधित। देखिएगा, द मेन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन बेसिक्स है, मेन कंपोनेंट है, वो क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर देखिए कंटेनिंग विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोले तो ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तो बना ही है, साथ ही अगर उसमें ऑक्सीजन भी लगा हो इस दोनों के साथ, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है CH4 मीथेन का। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है CH4 मीथेन। यह एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो भी इसे हम क्या मानेंगे? इसे मानेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर हो तो भी इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर बना हो तो भी इसे हम क्या मानेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे। यानी आपको कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर अथवा कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड दिख जाए, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कई बार ये नहीं भी हो सकता है। मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं आपको कि या तो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना होगा, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके बना होगा, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर से मिलके बना होगा। अगर इन कॉम्पोजिशन में अगर कोई कंपाउंड आपको कहीं पर दिख जाए, आप तुरंत समझ जाइएगा ये किस श्रेणी का कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक श्रेणी का कंपाउंड है। समझ गए इस बात को? चलिए, लेकिन अब आपके मन में यह डाउट होगा कि क्या अगर कोई चीज केवल कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो क्या वह ऑर्गेनिक नहीं है? जी नहीं। अगर कोई चीज कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे ऑर्गेनिक नहीं मानेंगे। कहिएगा इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो बॉन्ड। वो कौन सा कारण है बताइए? वो बॉन्ड है। अब कहिएगा आप ये बॉन्ड क्या होता है? सारा बात बताता हूं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड कैसा है यह उस कंपाउंड के नेचर को बताता है। समझ रहे हैं इस बात को कि किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कैसा है यह उस कंपाउंड के नेचर को बताता है। तो आपके मन में अभी क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये बॉन्ड क्या होता है।
और बॉन्ड कैसे किसी कंपाउंड के नेचर को तय करता है कि वह कैसा है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अब बॉन्ड के बारे में बताता हूं। इतना तो आप समझ गए फिलहाल के लिए कि कार्बन ऑक्सीजन होगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, मेरे पास हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो भी यह ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना बात को? विस्तार से बताऊंगा। एक एग्जांपल, एक ओवरव्यू अभी बता रहा हूं आपको। तो कार्बन, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं हुआ। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है तो ये भी ऑर्गेनिक नहीं हुआ। और हम क्या बोले हैं, इस बात को कौन तय करता है, तो कि कौन ऑर्गेनिक होगा और कौन ऑर्गेनिक नहीं होगा, इस बात को कौन तय करता है? तो इस बात को तय करता है बॉन्ड। आइए मैं सबसे पहले बॉन्ड के बारे में ही बता देता हूं कि कंपाउंड के अंदर बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, चलिए एक जनरल एग्जांपल से तब तक समझिएगा कि जैसे हम हैं, आप हैं, या कोई भी, हमारा या आपका जिस तरह के व्यक्ति से बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है, हमारा या आपका जिस तरह के व्यक्ति से बॉन्डिंग रहता है, हमारा नेचर भी कुछ उसी तरह का होता है। जैसे अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हमारा बॉन्डिंग है, जिसे व्यावहारिक समझ हो, उस व्यक्ति से हमारा बॉन्डिंग है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का नेचर हमारे नेचर के साथ एडजस्ट होता चला जाएगा, एडेप्ट होता चला जाएगा, और हम भी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन अगर हमारा बैठना उठना किसी ऐसे व्यक्ति से लगा है जो दिन भर जुआ खेलता हो, दिन भर शराब पीता हो, दिन भर इधर उधर घूमता हो, तो क्या होगा कि उस तरह के व्यक्ति से हमारा बॉन्डिंग कैसे हो पाएगा? जब हम खुद उस नेचर के होंगे तब ना हमारा बॉन्डिंग हो पाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? इसीलिए आप अभी क्या देखें इस एग्जांपल से कि हमारा किस तरह के व्यक्ति से बॉन्ड है, वैसा ही हमारा भी नेचर होगा। तो आप समझ गए? तो बॉन्ड निर्धारित करता है कि हमारा नेचर कैसा होगा, यानी इसमें कंपाउंड का नेचर कैसा होगा। तो ये दैनिक जीवन में भी बॉन्ड बहुत फैक्टर करती है, और जो स्टडी का सेक्टर है उसमें भी बॉन्ड बहुत ज्यादा फैक्टर करती है। तो आइए सबसे पहले मैं बॉन्ड के बारे में ही आपको बताता हूं। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड होती है ना, उन केमिकल कंपाउंड के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। देयर आर, ध्यान दीजिएगा यहां पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फाउंड इन द केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड होगा? तो एक बॉन्ड होती है, वो होता है आपको आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। एक और बॉन्ड है, उसका नाम है आपको कोवैलेंट बॉन्ड। और एक और बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये 3 तरह के बॉन्ड ना किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। अब तीनों तरह के बॉन्ड किसी एक में नहीं पाया जाएगा, अलग अलग तरह के कंपाउंड में अलग अलग तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे। जैसे ये जो आयोनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बॉन्ड आखिर बनता कब है। तो
ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपको तब बनेगा जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है, यह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनती है। दूसरा आपको कोवैलेंट बॉन्ड, यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। और तीसरा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको शेयरिंग ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन खास तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक शेयरिंग ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इतना बात समझ गए। अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि आखिर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और शेयरिंग ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये कैसे किसी कंपाउंड के नेचर को तय करता है कि वह कंपाउंड किस तरह का होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, इसके बाद हम लोग एक एक करके चलेंगे। हालांकि मैं अभी आपको इतना बता दूं कि अभी जो हमारा ऑर्गेनिक है, इसके अंदर मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगी। कौन सी बॉन्ड होगी बताइएगा? मुख्य रूप से आप इतना दिमाग में फिलहाल सेट कर लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड पाई जाती है। समझ गए बात को? ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है। सबसे पहली बात, ट्रांसफर का मतलब तो आप लोग खुद भी जानते होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, इसके बारे में आप जानिए। आपको इतना बेसिक तो जरूर ही पता होगा कि हमारे आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं, इन्हें हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो मैटर कहते हैं। ठीक है। और जो मैटर है ना, जो मैटर है, ये मैटर किस चीज से मिलके बनी होती है? ये मैटर मिलके बनी होती है एटम से। अब ये एटम किस चीज से मिलकर बना होता है? तो ये एटम भी तीन और चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम क्या है? तो एक का नाम होगा आपको इलेक्ट्रॉन, एक का नाम होगा आपको प्रोटॉन, और एक का नाम होगा आपको न्यूट्रॉन। हमारे आसपास की वस्तुएं को साइंस की भाषा में हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैटर। इतना समझ गए? वो मैटर किस चीज से मिलके बना होता है? एटम से। और वो एटम फिर किन चीजों से मिलके बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करेंगे, इसके ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगी। प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करेंगे, इसके ऊपर क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। और न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करेंगे, और इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होगा। ये कैंसल्ड का साइन है। समझ गए इस बात को? अब देखिए, अब ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तो आप समझ ही गए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है। थोड़ा सा एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, तो इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ये जो एटम है ना, इन्हीं का स्ट्रक्चर आप यहां पर देखिए। ये ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर। अब एक चीज देखिए आप कि ये एटम का स्ट्रक्चर है। हालांकि ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। वर्तमान समय में एटम का ये स्ट्रक्चर उतना मान्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में एटम के स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का यूज करते हैं। और अब बोलिएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कैसा होगा एटम का स्ट्रक्चर? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटम का जो स्ट्रक्चर है, आप किसी न किसी बुक के कवर पेज पे ये वाला स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे। ये वाला स्ट्रक्चर किसी भी साइंस वाले बुक में आप ऐसा वाला स्ट्रक्चर आप जरूर देखे होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वर्तमान समय में ये ज्यादा एप्लीकेबल है इसके अपेक्षा। हालांकि जब हमें या कोई भी शिक्षक जब आपको साइंस के बारे में बेसिक माइंड सेट करते हैं ना, तो आपको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आपका माइंड सेट करने का काम करता है। ये ज्यादा एडवांस लेवल है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर एडवांस क्या ही समझेंगे, इसीलिए भी आप बेसिक के थ्रू जाइए। तो जो पुराना मॉडल है एटम का, इसमें ये जो चीज है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो अभी आप प्रोटॉन देखे थे, ये प्रोटॉन पाई जाती है और ये न्यूट्रॉन यहीं पे पाई जाती है। चूंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसीलिए प्रोटॉन के चार्ज से ही न्यूक्लियस भी चार्ज्ड हो जाती है। और न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पर प्लस का चार्ज है। तो इतना समझ गए कि अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, तो बोलेंगे प्लस। किसके कारण है, तो बोलेंगे प्रोटॉन के प्लस के कारण, प्रोटॉन से चार्ज होती है ये भी। अगला चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा एक चीज और, ये जो सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सेल कहते हैं, या नहीं तो फिर हम इसे ऑर्बिट भी कहते हैं। इन्हीं सेल या ऑर्बिट में ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहती है। समझ गए इस बात को। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये सर्कुलर पाथ है, इसे हम सेल या ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमती है। अब यहीं से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का सारा गेम स्टार्ट हो जाता है। क्यों, तो इस बात को समझिए। अगर कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है या शेयर कर रहा है, या तो ट्रांसफर कर रहा है, या नहीं तो शेयर कर रहा है, या नहीं तो कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को शेयर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, ये सारा का सारा प्रक्रिया एक एटम के द्वारा खुद की स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए की जाती है। समझे इस बात को। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर शेयरिंग एक एटम के द्वारा खुद को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए की जाती है। अब आपके मन में होगा कि ये आखिर स्टेबिलिटी क्या होती है, इस बात को बताइए। तो स्टेबिलिटी ऐसे आप समझिए कि जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, हम आप लोग दिन रात क्यों मेहनत करते हैं, हम आप दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि क्या हो, हमारे लाइफ में किसी भी तरह की कोई समस्या न रहे। बोले तुम अपनी समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, उन पैसों से हम अपनी जरूरत पूरा करते हैं, और जब जरूरत पूरा करते हैं तो हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है। और फिर कमी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जो हम कितना भरपाई खुद का करेंगे। लेकिन एक उतना लाइफ स्टाइल हम लोग अचीव कर लेते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए चाहिए। और एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए, यानी जिंदगी जीने संबंधित जो कुछ भी क्राइटेरिया है, जो जरूरतें अगर हम अपना पूरा कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक स्टेबल लाइफ है। हमारे लाइफ में किसी से कोई कर्ज ना हो, हम जितना कमाएं उसी हिसाब से खर्च करें जिससे हमारा कोई कर्ज ना हो, तो हमारी जिंदगी में भी कोई किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं रहेगी। और उस लाइफ को हम क्या बोलेंगे, नहीं चलो यार ठीक है, लाइफ अच्छा है, स्टेबल है हमारा लाइफ। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो जिस तरीके से हमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए, उसी तरीके से एक एटम भी स्टेबल होना चाहता है। अब आप कहिएगा ठीक है, हम तो समझ गए कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एटम तो निर्जीव है, उसे क्यों स्टेबिलिटी चाहिए। तो इतना समझ लीजिए कि एटम को स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए ताकि वह क्या हो, तो लगातार रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग न ले पाए। बोले तो अगर एक एटम स्टेबल नहीं होगा तो हमेशा रिएक्शन करता ही चला जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को ना, कि अगर एटम स्टेबल नहीं होगी तो वो हमेशा क्या होगा, रिएक्शन करता ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है इस बात को। इसीलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए किसी भी एटम के द्वारा स्टेबिलिटी की प्रक्रिया को अचीव करनी होती है। और
अब कहिएगा इस बात का फिर कैसे पता चला कि कोई भी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए? तो जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको नोबेल गैस कही जाती है, नोबेल गैस एटम कही जाती है, वो सारे के सारे क्या हैं? तो जो भी नोबेल गैस है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। और इसी आधार पर जो नोबेल गैस है वो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। आप कहिएगा इस सब कैसे पता चला कि नोबेल गैस किसी रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेती है? तो फिर ये हमारा वीडियो थोड़ा सा दूसरा सेगमेंट में चला जाने लगेगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये सारी बातें, ये बेसिक्स है, मैं किसी और वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसके वैलेंस सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? अब फिर आपके मन में होगा कि 8 ही क्यों? दूसरा वीडियो में कह रहा हूं ना, मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, फिर मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। फिलहाल इतना आप समझिए कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। फिर ये वैलेंस सेल क्या है? तो आइए जरा सा देखिए। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसे कॉन्फिगरेट करेंगे तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक ही आया। एक बहुत फेमस केस है क्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 17 है। इसे कॉन्फिगरेट करेंगे तो क्या आया? 2, 8 और 7। तो आप क्या देख रहे हैं, जो सबसे लास्ट सेल बना ना, यही लास्ट वाला सेल क्या कहलाता है? ये लास्ट वाला सेल वैलेंस सेल कहलाता है। समझ गए इस बात को? अब आप देखिए, हम क्या बोले थे, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी जरूरत के कारण स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो यही जरूरत है ना, इन्हीं जरूरत के कारण क्या है? तो शेयरिंग या नहीं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो जाती है। जैसे अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में चाहिए तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। एक आप किसके पास देख रहे हैं? हाइड्रोजन के पास देख रहे हैं। हाइड्रोजन से ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो ये भी अंतिम सेल में क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन को देने से, देने वाले पे किसका चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उस पे कैसा चार्ज? तो निगेटिव चार्ज। अच्छा, एक चीज और आपके मन में ये भी होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या हाइड्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है? दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा मैं, एक दूसरी प्रक्रिया हो जाएगी, इसीलिए बस आप यहाँ पे ये समझिए। तो अब आप देखिए कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, तो चूंकि हाइड्रोजन ने दिया, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले पे निगेटिव चार्ज। अब आप देखिए एक चीज, ये जो चार्ज डेवलप हुआ ना, चार्ज, इन्हीं चार्ज को बोले तो, इन्हीं पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इन्हीं चार्ज को हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? इन्हीं चार्ज को हम आयन कहते हैं। और जब इन दोनों चार्ज में क्या होती है, इन दोनों चार्ज के बीच में चार्ज डेवलप होने से क्या होगा? चार्ज डेवलप होने से दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगी। अब अट्रैक्शन किसके कारण? इस आयन के कारण है। अब इस आयन के अट्रैक्शन से दोनों क्या होंगे? तो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे। बोले तो अभी आपको कुछ ये ऐसा दिख रहा है, अभी आपको कुछ ये ऐसा दिख रहा है, बाद में आपको ये इस स्वरूप में दिखेगा, ये आपको HCl के रूप में। तो आयन के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड डेवलप हुआ, ये बॉन्ड तो कहलाया आयोनिक बॉन्ड। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड तो कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन ये जो कंपाउंड बनी ना, कंपाउंड, ये क्या कहलाएगी? आयोनिक कंपाउंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताइए? ये कहलाएगी आयोनिक कंपाउंड। तो आप क्या देखें, हम क्या, हमारा टॉपिक क्या था? आयोनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन ने अपना पूर्ण रूप से किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी हम भेज ना दिए किसी के पास, भेज दिए यानी देने वाले हो गए, देने वाले हो गए तो हम पॉजिटिव हो गए, लेने वाला निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव के बीच क्या होती है? आकर्षण होती है। आकर्षण के कारण हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ गया। इस आकर्षण से जो बॉन्ड बना, बीच में बॉन्ड, हमारे आपके बीच मान लीजिए कोई आकर्षण है, तो वो आकर्षण से क्या होता है? एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है हमारे आपके बीच में। ठीक उसी तरीके से इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ प्लस माइनस के बीच में, इससे एक बॉन्ड डेवलप हो गई। बॉन्ड
बॉन्ड जो डेवलप हुई तो बॉन्ड कैसा बना, आयन के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड डेवलप हुआ उसे आयोनिक बॉन्ड हम बोले, और इसके माध्यम से जो कंपाउंड बनी उसे हम क्या बोले, आयोनिक कंपाउंड बने बोले। और ये क्या हुआ, तो ये जो पूरा प्रक्रिया बताए, ये पूरा प्रक्रिया क्या था, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, समझे। तो यही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया, यानी कि अब आप देखिए, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो कोई कंपाउंड बनती है उसके ऊपर क्या होता है, तो चार्ज डेवलप होता है, और जिस पे चार्ज हो उसे हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और याद रखिएगा, जितना आयोनिक कंपाउंड है, सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, तो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या होती है कि कार्बन हाइड्रोजन एक साथ मिलकर नहीं बनाती है कोई चीज। अभी जो एग्जांपल दिए थे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये इन्हीं का एग्जांपल था। हम H2O का एग्जांपल दिए थे, ये इन्हीं का एग्जांपल था। तो इस अब आज के वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए जब मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर बहुत ही विस्तार से बताऊँगा कि हम इनऑर्गेनिक तो बोल दिए, तो क्या इसके ऊपर चार्ज है, इज देयर एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तो हम बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो ना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमें ना, उससे हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा कि नहीं, मैं आपके लिए और उतना ही अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।